बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो जरा आप पहले उसकी एक आउटलाइन बना लें। पहले तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सन, ठीक हो गया, तो हेडिंग देंगे पहली स्ट्रक्चर ऑफ द सन। दूसरी हेडिंग देंगे सन्स प्लेस इन द मिल्की वे, और फिर उसके अलावा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है सन में वो न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। फिर सन के एटमॉस्फेयर को देखेंगे, ठीक हो गया। और जब हम सन के एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो इट इज आउटर लेयर्स, यानी जो सन का स्ट्रक्चर हम पूरे का पूरा अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसके बाद जो उसके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया जी। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी। फोटोस्फेयर को, सन स्पॉट को, क्रोमोस्फेयर को, कोरोना को, इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज सन के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए कि सन इज अ सेकंड जनरेशन स्टार। जो सूरज है हमारा, जो एक स्टार है सोलर सिस्टम का, जिसमें हमारा प्लैनेट अर्थ भी शामिल है, इट इज अ सेकंड जनरेशन स्टार। इसका मतलब ये होता है कि जो सन है ये इटसेल्फ ओरिजिनली पहले से, जब मिल्की वे के अंदर या पूरी कायनात के अंदर एक बिग बैंग हुआ जिसकी वजह से मिल्की वे जैसी बहुत सी गैलेक्सीज मार्ज वजूद में आई, ये उसकी प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि उससे जो स्टार्स जनरेट हुए फिर वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ कंप्लीट करने के बाद खत्म होने लगे, तो उनमें से ये इनिशिएट हुआ है। इसको बोलते हैं सेकंड जनरेशन स्टार, जो कि एग्जिस्टेंस से यहाँ पर मौजूद नहीं था बल्कि किसी स्टार की बाकियात से प्रोड्यूस किया गया, ठीक हो गया। इसको कहते हैं सेकंड जनरेशन स्टार, जिसके बारे में साइंसदान कहते हैं इट्स मटेरियल केम फ्रॉम सम फॉर्मर स्टार्स, यानी इससे पहले जो स्टार्स मौजूद थे उससे। कहा जाता है कि जो गैलेक्सी जिसमें ये हमारा स्टार मौजूद है, ये गैलेक्सी मिल्की वे के अपर लेयर पे मौजूद है, ना कि उसके सेंटर में मौजूद है और ना उसके बड़ा क्लोज है, ठीक है। इसी वजह से जो सन है ये जब रिवॉल्व करता है इस पूरी की पूरी गैलेक्सी के अराउंड, क्योंकि हमने सोलर सिस्टम या यूनिवर्स के लेक्चर में पढ़ा था कि जितने भी जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इसी तरह जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, इसमें 1 बिलियन के करीब स्टार्स हैं, ठीक है। उसमें बहुत से इनएक्टिव हैं, कुछ उसमें एक्टिव हैं। इसी तरह ये जो स्टार्स हैं ये भी रेवोल्यूशन करते हैं, तो ये गैलेक्सी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। और मैंने आपको एक फिनोमेना बताया था कि छोटी गैलेक्सी फिर बड़ी गैलेक्सी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, फिर गैलेक्सीज आपस में क्लस्टर बना लेती हैं, वो क्लस्टर फिर बिगर क्लस्टर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। और आज जिस दुनिया में हम बैठे हैं, अब यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। नाउ साइंसदान ये एक्सप्लोर कर चुके हैं कि हम जिस कायनात का हिस्सा है, इट इज नॉट अ सिंगल यूनिवर्स, इट इज अ मल्टीवर्स। बहुत सी कायनातों में से एक कायनात है जिसका हम हिस्सा, ठीक हो गया। सन के बारे में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सन जो है इसने अभी तक जो इसके गैलेक्सी है मिल्की वे, इसके जो चक्कर लगाए हैं, इसकी जो रेवोल्यूशंस की है आज दिन तक, उसमें 4.6 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, यानी इसकी टोटल एज भी सन की 4.6 बिलियन ईयर है। और इस टाइम में सन ने ऑलमोस्ट 18 टाइम्स यानी 18 बार इस गैलेक्सी का चक्कर लगाया है, यानी इसको सर्कुलेट किया है, इसके इर्द गिर्द ये मूव किया है। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सन जो है वो जिस वेलोसिटी से मूव करता है, यानी रेवोल्यूशन करता है गैलेक्सी के अगेंस्ट, वो 220 किलोमीटर पर सेकंड है। कितनी है? 220 किलोमीटर पर सेकंड है। और इस स्पीड से जब सन पूरी की पूरी गैलेक्सी के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है, तो 250 मिलियन ईयर्स यानी 250 मिलियन ईयर्स, जो हमारा टाइम जमीन पे बनता है ना, उसके अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूँ, उसकी कैलकुलेशन में 250 मिलियन ईयर्स सॉरी सन को दरकार होते हैं एक रेवोल्यूशन पूरा करने में। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी कि जो बिग बैंग हुआ है उसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो टाइम पीरियड, एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड है, 15 बिलियन ईयर्स है। कितने हैं? 15 बिलियन ईयर्स। अब अगर आप देखें तो एज ऑफ द सन है ये 4.6 बिलियन ईयर है,
तो ये कितने अरसे के बाद ये जो स्टार है ये वजूद में आएगा, इसीलिए इसको सेकंड जनरेशन स्टार भी कहा जाता है। अच्छा, एक और चीज भी ज़हन में होनी चाहिए कि जो पूरी की पूरी कायनात का निजाम इस वक्त चल रहा है ना, इस निजाम के अंदर बहुत से फिनोमेना पैरेलल काम कर रहे होते हैं, यानी एट द सेम टाइम बहुत से नए स्टार्स यानी सन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और बहुत से डेड हो रहे होते हैं। इस फिनोमेना के अकॉर्डिंगली ये कहा जाता है कि हमारा जो ये स्टार सन है जिस सोलर सिस्टम में हम रहते हैं, ये भी अपनी एक एवरेज एज मुकम्मल कर चुका है, ये अपनी लास्ट फेज में इस वक्त गुजर चुका जा रहा है। कोई भी सन या स्टार जिसको बोलते हैं, जब वो अपनी आखिरी उम्र में जाता है तो वो एक फेज से गुजरता है जिस फेज के बाद वो स्टार खत्म हो जाता है। लेकिन जब वो उस फेज में गुजरता है तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है गैलेक्सी के अंदर, और उस एक्सप्लोजन की वजह से कुछ घंटों तक एक गैलेक्सी के अंदर इतनी ज्यादा लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इतनी ज्यादा लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि 100 of thousands ऑफ स्टार्स की कलेक्टिव एनर्जी के बराबर होती है, यानी इतनी ज्यादा लाइट उसकी प्रोड्यूस होती है, और इसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव डेथ। इसको क्या बोलते हैं? और साइंटिफिकली इसको सुपरनोवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरनोवा भी कहते हैं। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सन की तरफ। तो अगर हम गौर से देखें जो सन का स्ट्रक्चर है, इसमें इसके 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, जो इनर मोस्ट एरिया है सन का उसको कोर बोलते हैं। कोर से जो ऊपर वाली लेयर है सूरज की उसको बोलते हैं रेडिएशन जोन, और रेडिएशन जोन से ऊपर वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं कन्वेक्शन जोन। और फिर जो आउटर मोस्ट एरिया हमें नजर आ रहा होता है सन का, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जो हम इस जिसको देख सकते हैं, उसको बोलते हैं फोटोस्फेयर। इसका मतलब है अगर ऊपर से नीचे की तरफ चलें तो सन का जो सबसे आउटर मोस्ट एरिया है उसको फोटोस्फेयर कहेंगे। सेकंड लेयर ऊपर से नीचे की तरफ कन्वेक्शन जोन है, उसके बाद रेडिएशन जोन है, और जो इनर मोस्ट एरिया या सर्कल है सन का उसको क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। साइंसदानों का मानना यह है कि जो इनर मोस्ट स्ट्रक्चर है सन का जिसको कोर कहा जाता है, ये बेसिकली बहुत डेंस किस्म की गैसेस से बना होता है, और ज्यादातर यहाँ पर हाइड्रोजन के मल्टीपल आइसोटोप्स पाए जाते हैं, जिसमें ड्यूट्रियम भी हो सकता है, ट्रिटियम भी हो सकता है, और वो फ्यूजन एनर्जी, फ्यूजन केमिकल रिएक्शन की वजह से आपस में मिलते हैं तो हीलियम को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है सन का जो इनर सरफेस है, जो कोर है, वो जगह है जहां से हाइड्रोजन की वजह से जो ईंधन प्रोड्यूस होता है उसमें फ्यूजन रिएक्शन की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। ये फर्दर मैं इंशाल्लाह आपको फ्यूजन के बारे में थोड़ा बताऊंगा। मैंने अपने एक लेक्चर में फ्यूजन एंड फिजन के बारे में डिटेल भी बताई है। ये जो मेरा लेक्चर था ना न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, या उसमें मैंने एनपीटी को डिस्कस किया, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी या न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन रजीम को डिस्कस किया। तो उस लेक्चर में मैंने डिटेल में ये बताया कि फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है और फिजन केमिकल रिएक्शन क्या होता है। बेसिकली ये एक आईआर का लेक्चर है, तो डिटेल उस पर भी ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। अच्छा, जो कोर है सन का, इसकी जो टेम्परेचर है ये ऑलमोस्ट 16 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि 29 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट बनता है। अब आप अंदाजा लगा दें कितना ज्यादा टेम्परेचर है। इंशाल्लाह जब मैं आगे लेक्चर में बताऊंगा तो एक बहुत बड़ा फिनोमेना भी आपसे डिस्कस करूंगा कि इतने ज्यादा टेम्परेचर से फिर ये टेम्परेचर किस तरह शिफ्ट होता है, कम होता है और फिर एकदम बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी हो जाता है। इसके बाद ये जो सन का एरिया है, यहाँ मैक्सिमम जो है बर्निंग प्रोसेस जारी रहता है, हर वक्त कंबंशन होती रहती है। हर सेकंड और नैनो सेकंड के अंदर मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स जो हैं वो ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, हीलियम बनते हैं और फ्यूजन केमिकल रिएक्शन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं। इससे जो बाद का एरिया आता है, कोर से बाद का एरिया आता है, इसको साइंसदान बोलते हैं रेडिएशन जोन। अब होता क्या है कि चूंकि अंदर वाला जो एरिया कोर का है वहां तो एक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो वहां से जो हीट है वो रेडिएशन की सूरत में
अगले लेयर पे पहुंचती है, यानी सेकंड पोर्शन में पहुंचती है। यहाँ पे कंपैरेटिवली जो सन की टेम्परेचर पाया जाता है जो कि रेडिएशन जोन में है, वो कूलर होगा, कम गर्म होगा, ठंडा होगा कंपैरेटिवली कोर के, यानी कोर से टेम्परेचर यहाँ पर कम होगा और अबाउट 2.5 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब आप अंदाजा लगा लें कि 16 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड एक जगह टेम्परेचर है कोर में, और रेडिएशन जोन में जहां सिर्फ रेडिएशन जा रही है 2.5 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड और 4.5 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट बनता है। ठीक हो गया। कन्वेक्शन जोन में बेसिकली जो गैसेस हैं वो सर्कुलेशन मोशन कर रही होती हैं, यानी जैसे ही वो पोर से बाहर आती हैं तो कन्वेक्शन जोन में वो सर्कुलेट करना शुरू कर देती हैं, वही गैसेस जो बहुत ज्यादा हीटेड गैसेस होती हैं। कन्वेक्शन जोन के बाद आ जाते हैं रेडिएशन जोन में, सॉरी, रेडिएशन जोन से फिर आउटवर्ड जब हम आते हैं तो अब नाउ इट इज कॉल्ड कन्वेक्शन जोन। नाउ कन्वेक्शन जोन में क्या होता है, जो टेम्परेचर है ये 0.5 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड लेसर हो जाता है, कूलर हो जाता है और कम हो जाता है, यानी जो आपका रेडिएशन जोन था वहां पर जो रिवॉल्व रेडिएशन कर रही थी जो कि कोर से निकल के रेडिएशन जोन में आई थी, उनका टेम्परेचर 2.5 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड था। अब जो टेम्परेचर कन्वेक्शन जोन में आएगा वो हो जाएगा 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट 3.6 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, यहाँ पर अब डेंसिटी भी कम हो जाती है। जो कन्वेक्शन जोन है ना, आप देखें ना, जो कोर है ये बहुत ज्यादा डेंस है, बहुत ज्यादा भारी गैसेज है। जिस तरह अक्सर आप स्मोक देखते हैं, फोग देखते हैं, ये बड़ी डेंस होती है, स्मोक तो बहुत ज्यादा डेंस होती है। या कहीं पर इरप्शन ऑफ अर्थक्वेक हुई हो तो हवा भारी हो जाती है, उसमें गैसें बहुत ज्यादा होती हैं। या कहीं पर कोयला जल रहा हो, कार्बन डाइकार्बन मोनोऑक्साइड होती है तो बहुत ज्यादा डेंस फील हो रही होती है। इसी तरह जो कोर है वहां डेंसिटी बहुत ज्यादा है, उसके बाद रेडिएशन जोन है उसमें डेंसिटी कम है, और जो कन्वेक्शन जोन है यहाँ पर बहुत कम डेंस गैसेस होती है। ठीक हो गया। यहां से जो हीट है ये फ्लो करती है आउटवर्ड, बाहर की तरफ, और जो लास्ट एरिया में हीट यहाँ पर आती है इसको बोलते हैं फोटोस्फेयर। अब यहाँ पर जो हीट कन्वेक्शन जोन से फोटोस्फेयर में आ रही है, तो फोटोस्फेयर की जो अपर लेयर है वहां आते आते हीट एनर्जी इंतहाई कूलर हो जाती है, यानी अब वो जो 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था ये ऑलमोस्ट 5500 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह जाता है, यानी 5500 डिग्री सेंटीग्रेड जो 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब होता है। ठीक है जी, नहीं मिलियन कहाँ होगा जी, 1000, 5500, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जो इन गैसेस की डेंसिटी है ना वो इतनी लेसर हो जाती है, इतनी लेसर हो जाती है कि सिर्फ हीट यहां पर रह जाती है, और ये जो डेंसिटी है ये 1 मिलियन टाइम्स लेसर देन द वाटर हो जाती है, यानी पानी की डेंसिटी से भी 1 मिलियन टाइम्स गुना, यानी 1 मिलियन गुना, 10 लाख गुना कम डेंसिटी हो जाती है, और सिर्फ यहां पर अब हीट ही रह जाती है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा जो नेचुरल फिनोमेना है वो एग्जिस्ट करता है। वो क्या होता है, वो होता है यहां पर अब छोटे छोटे सोलर फ्लेयर्स, शोले, जो कि स्पेस में जाना शुरू कर देते हैं, लाइट जाना शुरू कर देती है, एनर्जी फोटोन्स जाना शुरू कर देते हैं, और जो हमारा क्या कहते हैं प्लैनेट अर्थ है वो चूंकि सन से तीसरे लेवल पर है, पहले तो मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, तो यहाँ आते आते उस लाइट पार्टिकल जिसको फोटोन कहते हैं 8 मिनट लग जाते हैं ट्रेवल करते हुए। विद द स्पीड ऑफ लाइट वो ट्रेवल कर रहा होता है, और लाइट की स्पीड क्या है, 186,000 माइल्स पर सेकेंड। ठीक हो गया जी। ये तो एक छोटा सा स्ट्रक्चरल आर्ग्यूमेंट था सन के बारे में। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन से जो एनर्जी पैदा होती है वो कैसे होती है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक तो डिटेल में मैंने आपको बताया, पहले ऑलरेडी लेक्चर न्यूक्लियर पॉलिटिक्स से रिलेटेड या न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन रिजीम के टॉपिक में मैं डिस्कस कर चुका हूं दोनों मेथडोलॉजीज को, लेकिन फिर भी थोड़ा समझाने के लिए देखिए, जो एटम होता है ना, एटम, उसके इर्द गिर्द शेल्स बने होते हैं एटम के, और उस शेल्स के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। उसी एटम का न्यूक्लियस भी होता है जहां पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं
इनको न्यूक्लियर एक्टिविटी में यूज किया जाता है। मसलन जो न्यूट्रॉन है ना, वो कम या ज्यादा होते रहते हैं। याद रखिएगा फार्मूला के जितने किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस है उसमें पाए जाने वाले प्रोटॉन हैं, इतने ही इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि प्रोटॉन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, तो वो बाइंडिंग फोर्स के अकॉर्डिंगली कर रहे होते हैं। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना, ये न्यूक्लियस में प्लस या माइनस होता है। इसीलिए जो एटॉमिक मैस है ना, इसको कहा जाता है द मैस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये एटॉमिक मैस होता है। और जो एटॉमिक नंबर होता है, ये बेसिकली प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में से किसी एक का नंबर, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। और जो उसका न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिला दिया जाए तो एटॉमिक मैस बन जाता है। ये एक छोटा सा था बीच में, ये क्लियर हो जाए। अब न्यूक्लियर फ्यूजन है क्या और ये क्यों जरूरी है? देखिए, जो न्यूक्लियस होते हैं ना किसी भी एटम के, वो एक दूसरे के करीब नहीं आते, रिपेल करते हैं सेम एटम को। जिस तरह हाइड्रोजन का ड्यूट्रियम है, सिंगल हाइड्रोजन एटम होता है H11, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं ना, यही उसका मैस नंबर है, यही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो वो आपस में जब बहुत ज्यादा जहां पर हीट होती है ना, तो उनकी जो फ्यूजन एनर्जी है वो ओवरकम हो जाती है हीट की वजह से, और वो फ्यूज कर जाते हैं, तो ड्यूट्रियम बन जाता है। फिर इसी तरह ट्रिटियम बन जाता है, फिर ट्रिटियम किसी और के ड्यूट्रियम के साथ मिलेगा तो हीलियम बन जाएगा। तो ये कंबशन और इनकी आपस में फ्यूजन जारी रहती है। इस फ्यूजन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस एनर्जी को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। और ये जमीन पर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसके लिए इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। ऑलमोस्ट देखें ना, सन की जो कोर है वहां पर 16 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तो हीट मौजूद है, जिसको 29 बिलियन डिग्री फॉरेनहाइट कहा जाता है। तो इतनी हीट जमीन पे कहां प्रोड्यूस की जाए? और अगर किसी कंट्रोल रिएक्टर में इतनी हीट प्रोड्यूस कर भी ली जाए, तो उससे पैदा होने वाली एनर्जी कितनी महंगी होगी। मतलब कितना बहुत मुश्किल है ना इस तरह का न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट करना, उसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स को, फिर ड्यूट्रियम, फिर ट्रिटियम, फिर हीलियम, फिर उससे पैदा होने वाली एनर्जी, फिर इनको आपस में बाइंड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फ्यूजन के लिए, वो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, या वो हीट बहुत ज्यादा होती है जो ये फ्यूजन के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये भी एक्टिविटी फ्यूटाइल है अर्थ पे, इसलिए भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हमारे यहाँ पाया नहीं जाता है। साइंसदान इसकी जो भी कोशिशें कर रहे हैं वो किसी हद तक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से प्रैक्टिकली उस तरह से जमीन पे पॉसिबल नहीं। और अक्सर कहा भी जाता है कि जो सोलर सिस्टम की एक्टिविटी न्यूक्लियर फ्यूजन की है वो जमीन पे पॉसिबल नहीं है। इसको इस सेंस में कहा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अच्छा जी, सन के जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि सन की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको फोटोस्फेयर कहा जाता है। अब फोटोस्फेयर से ऊपर जो सन का एनवायरनमेंट इर्द गिर्द बनता है, उस रेडिएशन की वजह से सोलर फ्लेयर जो इधर इर्द गिर्द जाते हैं, वो क्या है? तो ऑलमोस्ट दो किस्म के जो है ना एनवायरमेंटल फैक्टर सन के इर्द गिर्द भी होते हैं, यानी फोटोस्फेयर के बाहर होते हैं। पहला जो फोटोस्फेयर के करीब तरीन लेयर पाई जाती है उसको बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। और दूसरी लेयर जो क्रोमोस्फेयर से शुरू होती है और पूरे सोलर सिस्टम में फैली हुई है, यानी जमीन भी उस लेयर में आता है, और जहां जहां तक सन की लाइट यानी रोशनी और हीट जाती है उसको कोरोना बोलते हैं। ठीक है, अब ये दो कॉन्सेप्ट जरा अंडरस्टैंड करें। वो कहता है कि जो क्रोमोस्फेयर है, इट इज अ थिन लेयर अबाउट 2000 to 3000 किलोमीटर लीडिंग फ्रॉम फोटोस्फेयर इनटू द स्पेस और द सोलर सिस्टम। यानी जो फोटोस्फेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है सूरज की, वहां से स्टार्ट करें और 2 से 3000 किलोमीटर चारों तरफ जो फैला हुआ एनवायरनमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? क्रोमोस्फेयर। यानी फोटोस्फेयर से ऑनवर्ड 2 से 3000 किलोमीटर तक का जो एरिया है चारों तरफ सूरज के, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फेयर। और यहीं पर सन का एनवायरनमेंट भी होता है। अब वो एनवायरनमेंट क्या होता है? वो ये कहते हैं कि द क्रोमोस्फेयर्स टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम
5510 degree centigrade near the photosphere and about 9700 डिग्री सेंटीग्रेड नियर द कोरोना। अब ये बहुत बड़ा एक साइंटिफिक इशू है। देखें ना, जो कोर है उसका टेम्परेचर 16 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, जो रेडिएशन जोन है 2.5 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कन्वेक्शन जोन है 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो फोटोस्फेयर है उसका ऑलमोस्ट 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब फोटोस्फेयर से आगे टेम्परेचर कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? कम ही होना चाहिए ना, जिस रिदम से चल रहे हैं। और वैसे भी थर्मोडायनेमिक्स को देखें तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखें तो एनर्जी हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव करती है ना। अब 5510 डिग्री सेंटीग्रेड तो जो फोटोस्फेयर है उसकी आउटर मोस्ट लास्ट लेयर, जो फोटोस्फेयर जहां खत्म हो रहा है वहां पे कितना है जी? 5510 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वरना तो फोटोस्फेयर का ओवरऑल जो इंटरनल या जहां से उसका लेयर स्टार्ट होती है वहां का तो टेम्परेचर ज्यादा है, वो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड या 5550 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। अब वो जो टेम्परेचर बाहर आते आते कम हो रहा है, लेकिन जैसे ही क्रोमोस्फेयर स्टार्ट होता है तो 5510 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ता है और 2 से 3000 किलोमीटर आगे जाता जाता है तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और ऑलमोस्ट ये टेम्परेचर जाता है 9700 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि 17500 डिग्री फॉरेनहाइट बनता है। अब ये जो टेम्परेचर है यहाँ पर, ये इसके बारे में जो साइंटिस्ट मानते हैं कि ये टेम्परेचर क्यों है, वो ये कहते हैं द हाई टेम्परेचर जो कि वहां पर बढ़ता चला आ रहा है, ये बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के लॉज की वजह से नहीं है, बल्कि सन के इर्द गिर्द सन की अपनी ग्रेविटी भी होती है और जो कायनात या जो मिल्की वे है उसकी ग्रेविटी की वजह से कुछ ऐसी फोर्सेस क्रिएट होती हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। इससे आगे की तरफ आते हैं तो अगला एरिया जो स्टार्ट होता है क्रोमोस्फेयर के बाद, यानी 2 से 3000 किलोमीटर के बाद, जो फोटोस्फेयर से आगे 2000-3000 किलोमीटर आगे आगे वहां से पूरे के पूरे सोलर सिस्टम तक, जिसमें अर्थ भी और बाकी भी जितने भी प्लैनेट्स है जहां तक सनलाइट या हीट जाती है, उसको कोरोना बोलते हैं। वो कहता है कोरोना इज अ वेरी हॉट लेयर ऑफ द सोलर एटमॉस्फेयर अबव द क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर के ऊपर जो लेयर है, इट एक्सटेंड्स टू अर्थ एंड बियॉन्ड टू द सोलर सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है कि पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में फैलता है ना। अब कोरोना की खासियत क्या है? हमने देखा था कि जो सूरज है, सन है, इसका जो कोर है वहां पर बहुत ज्यादा डेंस गैसेस होने की वजह से, बहुत ज्यादा डेंस किस्म की एक्टिविटी होने की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। और जो उसके बाद रेडिएशन जोन होता है वहां पर वो गैसेस रेडिएशन की सूरत में सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे वो रेडिएशन आगे जाती है वो कन्वेक्शन जोन में आती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, फिर फोटोस्फेयर में आके बिल्कुल कम हो जाती है। अब ये हीट की फॉर्म में बन जाती है, अब ये गैसेस नहीं रहती। जैसे ही क्रोमोस्फेयर में ये हीट ज्यादा होके क्रोमोस्फेयर के आखिर तक पहुंचती है तो अब ये हीट वेव्स जो हैं, ये हीट पार्टिकल विंड की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, जिसको सोलर विंड कहा जाता है। अब पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में जिसमें अर्थ भी मौजूद है, सोलर विंड होती है, जिसकी वजह से फिर हरारत या गर्मी हम तक पहुंचती है। वो कहता है द सन्स टेम्परेचर राइजेस टू 2 मिलियन डिग्री एट द बॉटम ऑफ द कोरोना and remains almost that hot at it reaches earth। अब ये बहुत बड़ा एक और फिनोमेना है। पहला फिनोमेना हमने देखा कि जो फोटोस्फेयर है वहां पे टेम्परेचर 5510 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जैसे ही क्रोमोस्फेयर में आते हैं तो वो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और क्रोमोस्फेयर की लेयर के आखिर तक वो टेम्परेचर 9700 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 17500 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये सोलर विंड्स आगे अगले एरिया में जाती हैं, जो कि पूरे सोलर सिस्टम में फैला हुआ एरिया, जिस लेयर को कोरोना बोलते हैं, कोरोना के जब सेंटर में पहुंचता है ना, सेंटर तक ये सोलर विंड पहुंचती है, तो अचानक एक फिनोमेना की वजह से, जो कि अननोन फिनोमेना अभी भी साइंसदानों के सामने, 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड इनका टेम्परेचर हो जाता है इन सोलर विंड का। 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। और जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर के करीब यही सोलर विंड, यही सन रेजेस पहुंचती हैं, इनका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है।
अर्थ के एटमॉस्फेयर के करीब, और इनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, कम हो जाता है, और फिर जिंदगी पे जो लाइफ हमें मिलती है। अब सोलर विंड क्या होती है इसको देखते हैं। वो कहता है द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन is a stream of particles that flows from the sun into the solar system। ऑब्वियस सी बात है, सोलर विंड आपको मैंने बताया है क्रोमोस्फेयर से चलना शुरू होती है और पूरे कोरोना कोरोना में फैलती है, यानी वो लास्ट लेयर पे फैलती है जो इन्वायरमेंट है। अब हम सन का इन्वायरमेंट आउटर पढ़ रहे हैं, तो वो कहता है सोलर सिस्टम के अंदर सोलर विंड वो अमाउंट ऑफ विंड होती है जो कि पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में सन की तरफ से क्रोमोस्फेयर के बाहर बाद का एरिया जिसको कोरोना कहते हैं उससे फैल रही है। or the part of the sun called solar wind is the corona expanding into space. The solar wind extends all the way to the heliopause far past the orbit of the plateau. The corona is so hot that it cannot stand still. It is expanding outward in all directions, filling the solar system with a ceaseless flow of electrons, ions and magnetic field। तो वो कहता है इस एरिया में जो आउटवर्ड है हर तरफ ये विंड एक्सपेंड करती है, और ये कॉम्बिनेशन होती है डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स का, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का, और उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड्स का और इलेक्ट्रॉन का। और यही मैंने आपको एक लेक्चर में पढ़ाया था कि जब हम अर्थ का एटमॉस्फेयर देखते हैं तो अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको आयनोस्फेयर कहते हैं। वहां पर ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती है, जिससे फिर सारे का सारा हमारा कम्युनिकेशन, मवासलात या टेलीकॉम का या आजकल के दौर का जो रियल टाइम एक्टिविटी हो रही है उसका एक सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो ये तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जी। और लूनर इक्लिप्स चूंकि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, वो चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी विद रेफरेंस टू सन, जो समझना बहुत जरूरी है थी। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट हम डिटेल में दो कॉन्सेप्ट कल कर लेंगे। एक हम कर लेंगे अर्थ का कंप्लीट एटमॉस्फेयर, और दूसरा हम कर लेंगे सोलर सिस्टम के डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं, यानी इनर 4 सोलर सिस्टम के प्लैनेट और आउटर 4 प्लैनेट्स, इनका अलग अलग छोटी 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 बेसिक इंफॉर्मेशन काफी हद तक हम कर चुके, काफी हद तक हो जाएगा तो फिर हमारा अर्थ और सोलर सिस्टम वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इंशाल्लाह फिजियोलॉजी से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, उसमें फिर हम देखेंगे विद रेफरेंस टू एग्जाम कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डिजीजेस मेरे ख्याल से सारी कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ डिजीजेस भी कर चुके हैं, काइंड्स भी कर चुके हैं, और ओरिजिन यानी जिन जिन वजूहात से डिजीजेस ओरिजिन करती हैं उसको भी हम कर चुके हैं। ठीक हो गया जी, ओके।